नेता जनता के मानसिकता के देखेला। सही बात। वो ये जानना चाहता है कि वो चाहता क्या है। आज की जनता क्षणिक लाभ के लिए भविष्य नहीं देख रही है कि हम जा कहाँ रहे हैं। नेताजी यह भी आप ही लोग दिखाते हैं जनता को। हम बता रहे हैं ना आपसे। ये भी नेता ही दिखाते हैं जनता। आज ही जो है। नमस्कार, प्रणाम। आज भोजपुरी पॉडकास्ट पर हमनी के संग मौजूद बनी लोजपा रामविलास से नीलेश मिश्रा जी, गोपालगंज सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय पांडे जी, हमनी के भाजपा के अखिलेश लाल जी। रोज सबके स्वागत है भोजपुरी पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत स्वागत बा। यूजीसी में जो नियम एगो लागू कइल गेल हवे, बड़ा गोपनीय ढंग से लागू कइल गेल हवे, जौना की जानकारी हमरा बुझाता है बहुत कमे लोग के भइला। ये नियम में हम ये कहे के चाहतानी कि सरकार हमरे बिया, इनमें कहीं से कोनो दूर आए नहीं है, लेकिन सरकार के कभी भी ऐसा नियम ना बनावे के चाही जैसे कि समाज में कोनो तरह के मतभेद पैदा होके, कोनो तरह के विद्वेष पैदा होके, और वो नौजवान लड़कन के अंदर अगर जो हम शिक्षा के क्षेत्र में ये तरह के अगर जो कोनो नियम बनाओ तनी जैसे कि सामाजिक ताना बाना टूट जाए, ये बहुत गलत और बहुत ही निंदनीय ये नियम बनल बा। भाजपा के कार्यकर्ता बनी अब बहुत पुरान जन बटे रुआ व्यक्ति बनी, तो वो सरकार से सीधा विरोध करते नहीं। अब सीधे सरकार से विरोध कोनो जातीय, कोनो धर्म, कोनो पंथ के लेके नहीं करब जी। हम कोनो भी अगर जो गलत अगर नियम बा तो हम ओकर विरोध करते नहीं। ये हमको तो समझ में नहीं आया कि इस तरह का निर्णय सरकार ले कैसे ली। तो इससे आपको मतलब लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार को नुकसान होगा? एकदम निश्चित तौर पे होगा। हम ब्राह्मणवाद गलती से गलती भइल बा या जानबूझ के गलत कइल गइल बा? ब्राह्मण अब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास आप लेके चल रहे हैं। ये तो कहने की बात नहीं है कि सबका साथ और सबका विकास। अगर ऐसे जो है कानून आ रहे हैं जिससे लोग आक्रोशित हो रहे हैं और बांट रहे हैं आपस में, तो ये सबका साथ कहाँ से हुआ? वही तो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इस बिंदु आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी है क्या। यहाँ पे विचारणीय बिंदु ये है कि ऐसा क्या मुद्दा आ गया, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी जिसके कारण यूजीसी नया एक्ट और नया बिल 15 जनवरी 2026 को इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और उस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि अभी जो एक्ट लागू किया गया है जी, उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो बिंदु काफी विचारणीय है और सवर्ण बिरादर के लिए काफी ज्यादा घातक भी है। और निकट भविष्य में जो बच्चे आज के डेट में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके और उच्च शिक्षा में जब जाएंगे तो उनके लिए वह एक उसको क्या कहा जाएगा, आरक्षण का जो दायरा बढ़ा हुआ है उसी आरक्षण की मानसिक त्रासदी में वो जिएंगे। ये एक मानसिक त्रासदी का युग का प्रादुर्भाव किया गया है इस एक्ट के आलोक में। तो ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और हमारे नेपाल की तरह भारत में भी ये सब चीजें हो जाए कि? बिल्कुल हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार तनाशाही रवैया अपनाएगी, यदि सरकार तनाशाही रवैया अपनाती है, शासन तंत्र के उच्च शिखर स्तर पर बैठे अगर उच्चस्थ अधिकारी, नेता, पॉलिटिशियन, ये लोग अगर इस पर विचार नहीं करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा था कि नेताजी ने ही कहा था, जाति की बात कही थी जी। आज जाति में यहाँ पे उपस्थित जो भी लोग हैं, हम लोगों के अलावे भी सवर्ण लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो एक शायर हुआ करते थे राहत इंदौरी, मरहूम हो गए अब। तो उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे हजारों घर इस जग में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। और आप जो कहें वही सदाकत है, मेरे मुंह में आपकी जुबान थोड़ी है। और आज आप साहिब मसनद बने बैठे हैं, कल नहीं रहेंगे। आप किराएदार हैं, ये आपका जाति मकान नहीं है। आज पॉलिटिशियन है, कल के डेट में वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा जो यह कार्य किया गया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बर्बादी का मुख्य सबब बनेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि नया जो एक्ट लागू हुआ है उसमें एक धारा 3 है, 3 सब क्लोज 2, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि इस
के आलोक में, इस एक्ट के आलोक में SC, SC, ST और OBC, पहले 1956 में OBC नहीं था और इस एक्ट में OBC को भी लगाया गया है जो पिछड़ा वर्ग है, और इसी को लेकर सवर्ण में ज्यादा विरोध हो रहा है। क्योंकि SC, ST एक्ट तो है और SC, SC एक्ट के बाद ये एजुकेशन में जो ये व्यवस्था OBC के लिए किया गया है वो बहुत ज्यादा घातक है। शोषण, बात को रोक रहा हूँ, शोषण तो अभी अगर देखा जाए तो आरक्षण के चलते जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उन लोगों का हो रहा है। वही बात कह रहे हैं, वही बात, सच्चाई यही है। और उसी बिंदु को हम कह रहे हैं कि पहले एक्ट में था कि यदि शिकायत की जाती है और जांच के बाद यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा शिकायतकर्ता को जिसने निर्दोष को फंसाने का, उसका फ्यूचर बर्बाद करने का प्रयास किया है, उस पर अर्थदंड लगाया जाता है। इस डर से झूठे शिकायत नहीं होते। लेकिन आज के डेट में, आज जो एक्ट आया है उसमें इस चीज को हटा दिया गया है। इट मीन्स सरकार की आखिर भावना है क्या, सरकार क्या चाहती है? क्या वह छात्रों में वर्ग विभेद करना चाहती है? क्या छात्रों को शिक्षा के स्तर से मोड़ करके वह जाति, संप्रदाय और वर्गों में बांट देना चाहती है? शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चा जाता है वो अपना बौद्धिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सभी प्रकार के सर्वांगीण विकास के लिए जाता है, न कि मुकदमा में पढ़ करके अपना फ्यूचर बर्बाद करने के लिए जाता है। आज इस एक्ट के प्रभाव में यदि शिकायत होती है तो एक सवर्ण का, आप ही के बच्चे अगर कल जाते हैं और उस पर किसी प्रकार का झूठा शिकायत कर दिया जाता है तो उस झूठे शिकायत के एवज में क्या होगा? आपका बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएगा, वो मुकदमेबाजी में पड़ेगा और वो अपनी पढ़ाई, करियर खत्म हो जाएगा, उसका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। परिणाम क्या होगा? या तो वो अपराधी बन जाएगा और नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। अगर 2017 में कोई हादसा हुआ जिसको देखते हुए इस कानून में बदलाव किया गया, कितने ऐसे स्वर्ण बच्चे हैं जो कि 1 या 2 नंबर के कट ऑफ के चलते अपना जो है आगे का कोई भी तैयारी नहीं कर पाते हैं और अंत में वो भी जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसको देखते हुए क्या, मैं दीपक जी आपको इसी बिंदु पर आपको ले जाना चाहता हूँ। 2018 में आपको जानकारी होगी कि दीपक मिश्रा मुख्य न्यायिक सर्वोच्च अधिकारी थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जिन्होंने SC, SC एक्ट को अमूमन समाप्त कर दिया था। उसमें उन्होंने बताया था कि भाई बहुत कुछ संशोधन हुआ था, मैं उतना विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन जब वो समाप्त किया गया तो सरकार, उसका विरोध भी हुआ, और विरोध हुआ तो सरकार ने क्या किया? उस एक्ट को नवीन तरीके से पेश किया, और नवीन तरीके से पेश करने के बाद क्या हुआ? उसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि अब इस केस में अग्रिम जमानत किसी को मिलेगा ही नहीं। आप आरक्षण के, चाहे झूठा ही सही, अगर कुछ भी हो तो उनका जेल जाए के बाद जमानत ना हुई, यहाँ से नहीं होगा। अग्रिम जमानत आपको सिविल न्यायालय से नहीं मिल सकती है, आपको उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा। और उच्च न्यायालय में प्रक्रिया क्या है? पहले विक्टिम को कॉल फॉर किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, उसकी बात को सुनी जाएगी, और इस बीच में क्या होता है कि सरकार के द्वारा उस शिकायतकर्ता को उसके मुकदमा खर्च के लिए बतौर खर्चा राशि दी जाती है, तकरीबन 2 लाख रुपये। ये प्रोत्साहन राशि, ये आखिर ये पैसा कहाँ से आता है? ये देश की जनता की पैसा है, ये जनता का पैसा है। और वो पैसा किसको दिया जाता है और उसका नाजायज फायदा कैसे उठाया जाता है? एक झूठा आवेदन किसी SC, ST के द्वारा कर दिया गया, उसको तो पैसा मिल गया, उस पर कोई जांच सेटअप हुआ नहीं, वो कोई दंडित हुआ नहीं। अगर केस फाल्स भी हो गया तो वो पान खाते अपने गुमटी से पान खाएगा, पान चबाते अपने घर चला जाएगा, उसको उस केस से कोई मतलब, उसको अपना फायदा तो हो गया। पंडित जी सजा गए, सवर्ण सजा गया, सवर्ण को वो सारा पनिशमेंट मिल गया और हमको हमारा पैसा मिल गया, जाने सरकार और जाने वो सवर्ण। तो आखिर ऐसे कानून का और ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा है? इसी व्यवस्था को लेकर के सवर्ण बिरादरी में, वो चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, इन सभी में यह आक्रोश की भावना प्रबल है और होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। होने का कारण यह है कि हमारे शैक्षणिक व्यवस्था हमारी विचारधारा को एकदम से कुंठित करते हुए हमको बर्बादी के कगार पर और हमको पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। मिश्रा जी,
आपन जन बाटे तो पार्टी के का स्टैंड बा? जब लोकसभा से यह बिल पास हुआ तो सबके समर्थन से ही हुआ होगा, इसमें मेरे पार्टी का भी समर्थन होगा, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अभी आप हमारे दोनों अभिभावकों को सुन रहे थे, स्पष्ट करें हम पहले यूजीसी को। जब छात्र जीवन होता है और विद्यालय को मंदिर का रूप दिया गया है, हम वहाँ हर तरीके के अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं। कोई बच्चा जब 16 से 17 साल के एज में मैट्रिक और इंटर करके महाविद्यालय की ओर और यूनिवर्सिटी की ओर जब मूव करता है तो एक यंग एज होता है बच्चों का। उस एज में बच्चों के दिमाग में तमाम तरह की बातें होती है। शिक्षक और प्रोफेसरों के द्वारा जो बात उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चों पे उस समय में। बड़ी स्पष्ट हम आपको कहना चाहते हैं कि जब बिहार से बच्चे बिहार के दूसरे प्रदेशों में पढ़ने के लिए अपने शिक्षा के लिए जाते हैं तो विश्वविद्यालयों में चूंकि वह यंग एज होता है तो बच्चों में एक अलग का जोश होता है और तमाम तरह की गुटबाजी होती है। जो विश्वविद्यालयों में गए होंगे, यहाँ से बाहर जाकर के जो शिक्षा लिए होंगे, वो स्पष्ट इस चीजों को समझ रहे होंगे। आप बिहार के हैं तो बिहार का गुट अलग होगा, कोई उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का गुट अलग होगा, कोई हरियाणा का है तो हरियाणा का गुट अलग है, झारखंड का है तो झारखंड का गुट अलग है। जब राज्यवार अपन जन बाटे तो ये होता है महाविद्यालयों में। आप जब मैंने प्रदेश से बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए तो ये सभी चीजें मेडिकल में, इंजीनियरिंग में हर जगह होती हैं। बच्चे वहाँ एक और चीज है, रैंकिंग की सुविधा हुआ करती थी पहले, उसमें भी सुधार हुआ। आप जैसे एडमिशन के लिए जाएंगे तो एडमिशन से पहले एक एंटी रैंकिंग का फॉर्म भी भरवा लिया जाता है बच्चों से कि आप किसी अपने जूनियर के साथ रैंकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां होता ये है कि गुटबाजी में, मान लीजिए कि हम जाति से स्वर्ण है, ब्राह्मण है, हमारा कोई मित्र विद्यालय में, महाविद्यालय में और यूनिवर्सिटी में ओबीसी का है, एससी एसटी का है, सब लोग वहां शिक्षा प्राप्त करने गए हैं। किसी कारणवश हम उसको यादव जी बोल दिए या फिर हम उसको एससी एसटी बोल दिए। ये बोलने का मतलब, और देखिए यूजीसी में जो धारा, जो मैंने यूजीसी आया जिसमें धारा बनाया गया, तो उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि अगर शिकायतकर्ता जो है उसके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। अगर मेरे ऊपर कोई शिकायत होता है तो मेरे ऊपर हमको दंडित किया जाएगा, लेकिन शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रहेगा। अगर स्वर्ण होना ही गलती है तो फिर हमारी नागरिकता को समाप्त कर दी जाए। हमको यह कह दिया जाए कि भाई आप भारत का नागरिक नहीं है, आप महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए नहीं जाइए, आप विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए नहीं जाए। एक बड़ा यूनिक और चीज हम समझा रहे हैं आपको आपके चैनल के माध्यम से। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां लड़कियां भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं। मान लीजिए संजोग से कोई स्वर्ण लड़का है जिसको कोई ओबीसी या एससी एसटी की लड़की पसंद करती हो, किसी कारणवश वह लड़की उस लड़के को प्रपोज कर दी। यूनिवर्सिटी में आप हमेशा देखते होंगे प्रायः ये सब घटनाएं घटती रहती है। बच्चे बच्चियों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें भी होती रहती है। मान लीजिए कि वह लड़की उस लड़के को प्रपोज कर दी और लड़का इनकार कर दिया कि ना भाई, हम अपने रीति रिवाज के साथ, हम अपने घर परिवार के साथ, अपने सहमति के साथ हम अपना शादी करेंगे या जो भी करना है करेंगे, हम तुम्हारे साथ इस अफेयर को नहीं एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या वह लड़का स्वर्ण होने का गलती उस महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में झेलेगा कि हम विश्वविद्यालय आए हैं पढ़ने के लिए और हम उस लड़की के प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं किए और वो लड़की हमारे ऊपर कंप्लेन कर दी और हमको विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया। आप समानता की बात करते हैं कि यह नियम और यह धारा लाया गया है कि समानता हो। यदि समानता की बात है तो आप मेरिट लिस्ट में समानता कीजिए ना। आप स्वर्ण, ओबीसी, एससी एसटी सारे बच्चों के कैटेगरी में समानता कीजिए ना, तब तो आपकी समानता को हम लोग मान रहे हैं कि आप समानता की बात कर रहे हैं। यह कहां से समानता है कि हम स्वर्ण हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा हमको विश्वविद्यालय से बेदखल कर दिया जाए। हमारे पिताजी हमको जमीन बेच करके पैसा दिए कि बच्चा बाबू जाओ तुम पढ़ो, और हम पढ़ाई के लिए नीट के लिए मेडिकल में गए, हमारा 25-30 लाख रुपया खर्चा हुआ और पता चला कि वहां हमारे ऊपर शिकायत हुआ, हमको विश्वविद्यालय निकाल दिया गया। विश्वविद्यालय से हमारा खेत भी गया, हमारे माँ बाप का सपना भी गया। अब वह बच्चा आप सोचिए कि कहाँ जाएगा, या तो वह मायावादी होगा, क्रिमिनल होगा, या फिर अपना सुसाइड करेगा, मर जाएगा, या समाज को अपना मुंह नहीं दिखाएगा। दीपक जी, एक खामी और है इस एक्ट में, एक ई कमेटी का भी गठन हुआ। ई कमेटी, इको कमेटी कहा जा रहा है उसको, और उस इको कमेटी का ये व्यवस्था है कि उसमें एससी एसटी और ओबीसी को विशेष प्रधानता देना है। वो जांच कर्मी जो हैं वो भी वही रहेंगे, वही उसी जाति के होंगे, उसी जाति के रहेंगे। इसीलिए ना हम कहें कि जो अब
जहाँ जो वक्फ बोर्ड रक्षक में है, हाँ, जो रक्षक होगा वही भक्षक भी भक्षक होगा। बन जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम इस एक्ट से समानता की कहाँ अपेक्षा कर पा रहे हैं? इस एक्ट के माध्यम से तो संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे जो अधिकार हैं, उसको भी जैसे छीन लिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, उसको भी छीना गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी छीनी जा रही है, जी। और समानता के अधिकार जो है आर्टिकल 14, एक और बात तो है, विशेष कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि यहाँ समानता तो है ही नहीं, आक्रमणकारी बना दिया है ना। दिया। दो पक्षों को आपने गुटों में बदल दिया है, दो गुट हो गए अलग। आखिर ओबीसी से इतना परेशानी क्यों है? ओबीसी से परेशानी नहीं है, आप नहीं समझे। एक चीज जानिए, इसको मैं थोड़ा सा अपने धार्मिक तरफ में लेके आना चाहूंगा। जी। इससे हमारा धर्म जो सनातन कहा जाता है धर्म, तो एक धर्म में यह कहा गया है कि धर्म की एक परिभाषा आपको बता दें, वैदिक धर्मशास्त्रों में हमारे कही गई है कि वेद स्मृति सदाचार अस्वस्य च प्रियमात्मन एतत् चतुर्विधो प्राहुः साक्षात धर्म से लक्षण। धर्म के सिर्फ 4 ही लक्षण होते हैं। वेदों को जानना, जिन वेदों पर आधारित आज साइंस है, विज्ञान तरक्की कर रहा है, उस वेदों को जानने की बात कही जा रही है। स्मृतियों को मानना, सनातनी है तो हमारी स्मृतियों में जो नियमों का उद्भव है या जिन नियमों के अनुसार हम लोग चलते हैं, जैसे कि मृत्यु हो गया, जन्म में क्या सत्कार होना चाहिए, मृत्यु में वैवाहिक कार्यक्रम, यही स्मृति है। इन स्मृतियों का पालन, ऐसी वाणी नहीं बोले जिससे दूसरे को कष्ट हो, और ऐसा कार्य न करे जिससे किसी दूसरे को हानि हो जाए। अगर ये 4 काम करते हैं तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। और हमारे इन्हीं धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि जाति कोई नहीं है, वर्ग है, वर्ग विभाजन किया गया है, जाति विभाजन नहीं हुआ। हमारे यहाँ वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कहे गए हैं। और इन 4 वर्णों में आज कई जातियां हो गई अमूमन। ये सबसे बड़ी बात यही है कि सत्ता पर आसीन होने के लिए कुछ भी एक शायरी में देखिए, फुटपाथ पर ही होगी, शायर की जुबान में हम गुफ्तगू करें तो शायर की जुबान में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक शायर है, उन्होंने कहा कि ओहदे के लिए दरबार में अना गिर जाती है, दरबार में ओहदे के लिए अना गिर जाती है, बड़े बड़े शहंशाहों के सर झुक जाते हैं। हमने अब तक इस राजनीतिक परिवेश में सिर्फ 2 ही तमाशे देखे हैं, या तो कौम के रहबर गिरते हैं या फिर लोकसभा गिर जाती है। तो ये सत्ता पाने के लिए कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो सत्ता पाने के लिए, या सत्ता पर आसीन वह व्यक्ति जो सत्ता का सुख भोगी हो गया है, वह सुख भोगने के लिए वो कुछ भी करने पर आमादा है। ये बात व्यक्तिगत राजनीति, श्रीवास्तव सर को ठीक नहीं लगा होगा, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। देखिए, हम कोई राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, हम एक व्यवसायिक अधिवक्ता हैं, और पॉलिटिशियन के रूप में इनको बुरा लगे तो ये इनका अपना विचार है, ये इस पर मेरा कोई, देखिए, क्योंकि वो तो कंप्लीट रूप से राजनीतिक है। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है, ये भी राजनीतिक इत्तेफाक नहीं रखता, ये भी मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये मैं है। आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता पर आसीन कोई भी व्यक्ति जो यह कृत्य कर रहा है, वह आने वाले फ्यूचर में उन्हीं के औलादों के लिए ये सबसे ज्यादा घातक होगा। क्योंकि श्रीवास्तव सर, आप बताइए कि राजनीतिक व्यक्ति भइला के नाते काहे जौन रउआ बात कहते नहीं, जौन लॉलीपॉप नेता लोग बांटेला, एह बेरा माइक पर इन्हीं रउआ बोल देनी, आ अंदर अंदर रउआ भी जौन बांटे तो उसमें सहभागी बनी, जौन राउत सरकार करती है तौन में ई जौन बांटे राउत बात खाली जनता खातिर वो संतावना बाकी ना, हम तारा संगे बने। एगो चीज हम बताओ तेंदुआ से जी, कि प्रशांत किशोर ने जितने भी प्रत्याशियों को खड़ा किया था, सारे बुद्धिजीवी थे, मैक्सिमम, मतलब सारे हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम 90% तो बुद्धिजीवी थे ही, उसमें जाति और धर्म की बात नहीं थी, सारे बुद्धिजीवी थे। लेकिन बुद्धिजीवियों को मतदान करने वाली जनता ही तो है। देखिए, केसी सिन्हा आपके पटना में, जिनका पुस्तक विश्व में चलता है, इंडिया में कौन का है,
यानी कि उनको- आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा हुआ है और छलने वाली पार्टी आपकी है, नहीं, मेरी पार्टी छलने सरकार आपकी वाली बनी हुई है। मेरी पार्टी छलने वाली की बात नहीं हो रही है, जनता की मानसिकता की बात हो रही है। आखिर जनता के अंदर ये मानसिकता उत्पन्न कहाँ से होता है? कैसे जनता इतनी बड़ी बड़ी बातों को सोच पाती है? बताने के लिए कौन जाता है? नेताजी हम आप बात कह रहे चैनल हैं। पे भले कह रहे हैं, लेकिन कहने वाले यही होते हैं, जनता नहीं, को बताने वाले तो यही लोग होते नहीं, हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं आपसे, कोई भी जो भी खर्च होता है आम जनता के पैसे से होता है। जानते हैं जनता क्या चाहती है? सोचती है कि ए के देख ले बात काल कौन ची करी, कौन ची जो दे तो तुम ले लो, उसी में बिक जाती है।